आदरणीय मंच और संचालक महोदय, यहाँ पे पाली संभाग से पधारे हुए सभी अतिथिगण और विद्यार्थी दिन के छात्र और मातृशक्ति, आज का जो कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य युवा पीढ़ी को लेकर के है, उसमें भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले ये हमारे पाली संभाग स्तर पर संयुक्त अधिवेशन रखा गया है। उसमें बालक बालिका संघ है और भारतीय युवा मोर्चा है, भारतीय बेरोजगार मोर्चा है, इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन है, भारतीय विद्यार्थी छात्र प्रकोष्ठ है, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ है, भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ है। तो साथियों, ये जो समस्या है, ये समस्या इतनी व्यापक इन बच्चों को लेकर के है, तो आज देश के अंदर ये बहुत ही बड़ा विकराल रूप धारण कर रखा है। पहले तो हम लोग मानते थे कि गुरुकुल के अंदर कोई द्रोणाचार्य हुआ करते थे और वो दक्षिणा के बदले में अंगूठा मांगा करते थे। आजकल ये नहीं है। आज यूनिवर्सिटी में और जो पीसीयूज के अंदर और यूपीएससी के अंदर जो बैठे हुए इंटरव्यू लेने वाले ये लोग हैं, ऐसे द्रोणाचार्य वो आपका अंगूठा नहीं काटते हैं, नंबर काटते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। और आज की तारीख में पेपर लीक की समस्याएं हैं देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी की है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, क्योंकि ये जो आज की नई शिक्षा पद्धति है, इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। और मेरा बाबा साहब के विचारों के अनुसार मानना है कि जिस समाज को शिक्षा से और रोजगार से वंचित कर दिया जाए तो वह समाज स्वतः ही गुलाम हो जाता है, और इसी गुलामी की दिशा में ही हमारा दुश्मन काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने नई शिक्षा के तहत संस्कृत में उसके ऊपर महत्व और मनुस्मृति पढ़ाओ, ये वेद की शिक्षा दो। अब वेद के अंदर पता नहीं कैसा रॉकेट साइंस है कि वो हमें वेद से हम लोगों को मतलब ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अब जब तक देश में ये संविधान लागू नहीं हुआ, उससे पहले तो देश के अंदर एक भी ऐसा कोई भी वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ। तो ये वेद से पता नहीं, उससे पहले तो ये वेद से ही सारा काम कर रहे थे। ये सबसे बड़ी वो है समस्या। तो ये सबसे बड़ा मामला है कि निजीकरण है। तो निजीकरण और निजीकरण में शिक्षा का निजीकरण हो रहा है बहुत ही तेजी से। उसके साथ में ये जितने भी अस्पताल है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसका भी निजीकरण हो रहा है। दोनों का बड़ी मतलब प्रचुर मात्रा में निजीकरण हो रहा है। और वो सारा निजीकरण के माध्यम से हमारे जो दुश्मन है उसने ये सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले रखी है। सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज अपने हाथों में ले रखे हैं। तो उसके माध्यम से हमारे बच्चों को बड़ा इन एजुकेशन से भी वंचित किया जा रहा है। और ये कहते हैं कि आरक्षण की वजह से ये सारी परेशानियां पैदा होती है। तो मैं कहता हूं कि ये जो भी निजी संस्था है, यहाँ पे कितने बच्चे मेरिट के आधार पर मेरिटोरियस है, जो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उसके अंदर सारे डोनेशन वाले ये जाते हैं। जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सारे मेडिकल कॉलेज हैं, उसके अंदर सारे। तो आज जो खतरा है आरक्षण से नहीं है, ये जो खतरा जो पैदा हुआ है वर्तमान में, वो खतरा पैदा हुआ डोनेशन की वजह से। और डोनेशन हमारे SC ST OBC और ये माइनॉरिटीज तो कोई देने की क्षमता रखता नहीं, उनकी ताकत नहीं है कि 50 लाख में कोई पेपर लीक करवा दे और 50 लाख से लेकर के करोड़ रुपए दे करके कोई अपने बच्चे को कोई डॉक्टर बना दे, ये संभव नहीं है। तो इन लोगों ने इसी आधार पर उन्होंने अपना काम किया है। तो ये हर क्षेत्र में घुसे हुए हैं। जितने देश की जितनी यूनिवर्सिटीज है, सारी यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर्स है, तो 99%
सारे ओबीसी SC ST का एक भी नहीं है, और वो सारे के सारे मनुवादी लोग हैं, और वो हमेशा ही हमारे बच्चों के साथ में अन्याय अत्याचार करते हैं। वो HOD जितना जो अपने देश की 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके अंदर एक भी ओबीसी का HOD नहीं है, और ना ही कोई वहां पे प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है। उसकी वजह से काफी जबरदस्त हमारे बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब ये सरकारी स्कूलों के अंदर आपने देखा होगा कि ये मिड डे मील के नाम पर ये जो भोजन की व्यवस्था का ये किया जाता है, तो ये बहुत बड़ा हमारे बच्चों के साथ में धोखा हो रहा है। आज टीचर्स का जो मैक्सिमम समय है, तो उनके मिड डे मील के अंदर ही पूरा हो रहा है। वो उनका और हमारे बच्चों का जो है पढ़ाई की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, वो खाली उसी में उलझा पड़ा है। नंबर दूसरी जो समस्या है वो है कि हमारा जो बेस है बच्चों का, वो 8वीं तक तो ठीक है ये कहते हैं, लेकिन 9th तक, और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि अभी 10वीं में तो कोई बोर्ड होगा नहीं आने वाला, मतलब 12वीं से पहले कोई बोर्ड नहीं होने वाला। तो आने वाले समय के अंदर 12वीं तक भी बिना किसी रोक टोक के नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं का बोर्ड हटा दिया गया है। तो वो अब 12वीं में बोर्ड होगा, तो बिना रोक टोक के वो उनको 12वीं तक पास करके फिर उनकी नींव इतनी कमजोर कर दी जाएगी कि वो बच्चे किसी कंपटीशन के लायक रहेंगे नहीं, और ना ही कहीं कोई खड़े रहने के लायक रहेंगे। तो अब इस देश के अंदर शिक्षा पद्धति भी दो तरह की है। एक तो गरीबों के लिए शिक्षा व्यवस्था है, दूसरी है अमीरों की शिक्षा व्यवस्था। तो हमारे गरीब जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अब सरकारी स्कूलों में जो पढ़ते हैं बच्चे, तो उनकी स्थिति है या तो टीचर्स नहीं है, या वहाँ की जो स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ पे इतनी लैब नहीं है, लैब है तो वहाँ पे स्टाफ नहीं है। तो बहुत सारी समस्या है। तो इन समस्याओं को झेल करके जो निजी स्कूलों में जो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, जो लाखों रुपए की फीस दे करके वहाँ से जो बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ से जो बच्चे तैयार होते हैं, उनके साथ में कंपटीशन करवाने की बात करते हैं। कंपटीशन का पेपर एक और पढ़ाई का तरीका अलग, स्तर अलग है। एक सरकारी स्कूलों में बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके वो पढ़ करके आने वाले बच्चे, और एक वो बच्चे जो हाईली सुविधाओं के अंदर और बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ करके जाने वाले बच्चे, उनके साथ में कैसे कंपटीशन संभव है। और इसके साथ में ही जो ये जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है, तो स्वास्थ्य केंद्र जो SC ST OBC का ज्यादातर जो 98% लोग हैं वो जाते हैं सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए। उनके पास में बड़ी भारी डॉक्टर की फीस वगैरह देने के लिए होती नहीं है, तो वो बेचारे सरकारी अस्पताल में जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर अब सरकारी अस्पतालों की ऐसी हालत कर रखी है कि वहां पे या तो स्टाफ नहीं है, और स्टाफ है तो उनकी ऐसी आदतें बिगाड़ करके रखी हुई है कि आप अपने है गवर्नमेंट का स्टाफ है, और वो कहीं पे निजी अस्पतालों के अंदर वो अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। वहां से अस्पताल की नौकरी, तो सरकारी अस्पताल की तो नौकरी कम कर रहे हैं, और वो निजी मतलब संस्थाओं में या निजी अस्पतालों में जा करके वहां पे अपना पैसा कमा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो निजीकरण है बहुत ही जबरदस्त समस्या है। तो एक स्वास्थ्य और जो एजुकेशन है, ये दोनों पर ही निजीकरण का बड़ा प्रभाव है। तो इसकी वजह से हम लोग काफी वर्तमान में पीड़ित हैं। और ये आपने देखा होगा कि दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री रहे हैं सर एंगस डेटन, तो उनका एक सर्वे रिपोर्ट आई है। तो उस सर्वे रिपोर्ट के अंदर साफ स्पष्ट हो गया, और उस सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि SC ST OBC के 98% जो है लोग बाग गरीबी रेखा से भी नीचे की मतलब गरीबी रेखा में जी रहे हैं, और कुछ उससे नीचे। अब इसमें देखो ये स्थिति है उसकी रिपोर्ट के अनुसार, उनके पास में जमीन नहीं है, भूमिहीन है, मकान नहीं है रहने के लिए, वो उनके पास में एजुकेशन नहीं है, बेरोजगारी है, बीमारियों से ग्रसित है, उनके पूरी असुरक्षा है, हर कोई उनके साथ में उत्पीड़न कर रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हमारे OBC SC ST की है। और उसके अलावा जो 2% लोग हैं वो है सरकारी कर्मचारी।
या फिर कोई बड़े कोई राजनेता है जिन्होंने आरक्षण की वजह से या तो सरकार में या राजनीति में फायदा लिया है, वो लोग ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हैं, बाकी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो ये इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, जहां तक मानना है तो बाबा साहब ने बहुत ही शानदार बात कही है कि जिस समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो अपने समाज के प्रति बेईमान और भ्रष्ट है, तो उस समाज का सत्यानाश करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं। जो हमारा जो आरक्षण की वजह से और संविधान की वजह से जो फायदे लेकर के ऊंचे ऊंचे पदों पर गए और उन्होंने सरकारी नौकरियां हासिल की और नौकरियों के माध्यम से उन्होंने पैसा भी कमाया, अच्छे बंगले भी बनाए, कारें भी ली, सब कुछ हासिल किया, लेकिन वो अपने समाज के प्रति वो इतने सजग और अवेयर नहीं रहे और उन्होंने समाज को जागरूक करने का काम नहीं किया। और यही कारण है कि आज हमारा समाज इस स्थिति में पहुंच गया है कि उनको ना तो रोजगार है, उनके पास में सारी पीड़ा ही पीड़ा है। तो ये पीड़ा, इस पीड़ा से मुक्ति के लिए जो हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग आगे नहीं आएगा, तब तक हम हमारे समाज को जागरूक नहीं कर सकते। साथियों, जागृति के 5 सिद्धांत बताए हैं। ये बामसेन यूनिवर्सिटीज के 5 सिद्धांत है और वो सिद्धांत अभी तक भी हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकारी और कर्मचारियों को समझ में नहीं आ पाए। एक तो है दोस्त की पहचान, दूसरा होता है दुश्मन की पहचान, तीसरा होता है दुश्मन की ताकत और उसकी कमजोरी, चौथा है दोस्त की अपनी खुद की ताकत और कमजोरी का जानकारी होना, पांचवा जो है वो होता है हमारे इतिहास की जानकारी। और इतिहास की जानकारी और संविधान की जानकारी, हमारे हक और अधिकारों की जानकारी, ये सबसे बड़ा हथियार है। अब ये सारी चीजें जागृति के बारे में हमारे लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से वो बार बार दुश्मन के खेमों में जाकर के बैठ जाते हैं। उनको यही पता नहीं चलता है कि उसका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। ये सारी चीजें हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। आज की तारीख में जो सारी पीड़ाएं पैदा की गई है, तो इस वो कोई पीड़ा को अकेले मनुवादी ने नहीं की है, उसके अंदर कहीं न कहीं हमारे बहुजन समाज का भी योगदान है। ये जो समस्या है, ये समस्या करियर को अचानक नहीं हुई। हमारे लोगों ने, जो भी हम लोगों ने संसद में, विधानसभा में जिनको चुन करके भेजा है, उन्होंने वहां पे जाकर के दलाली करना सीखा। उन लोगों की दलाली की और उन्होंने अच्छे बंगले के चक्कर में, अच्छी गाड़ी के चक्कर में या मंत्रालय के चक्कर में हमारे लोगों को बर्बाद करने का काम किया और संविधान को तोड़ने का काम किया है। इस बात को समझने की जरूरत है। और आज की तारीख में जो मैं सर एंगस रेटॉन की जो रिपोर्ट के बारे में मैं बोल रहा था, तो ये सारी समस्या है, जो 98% जो समस्याओं की जड़ है, समस्या है, वो सारी SC ST OBC में क्यों है? इसका मुख्य कारण है जाति। और जाति की वजह से हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, जो भी हुनर वाले हैं लोग, उनको उसकी योग्यता के अनुसार उनको रोजगार नहीं मिलता है। और रोजगार नहीं मिलने की वजह से वो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से कमजोर पड़े हुए हैं। जैसे आज की तारीख में एक SC ST का, OBC का कोई भी व्यक्ति, कोई अच्छा कोई इंजीनियर वगैरह IIT से भी किया हुआ है, या ये अपने कोई मेडिकल की कोई डिग्री किया हुआ, जो पैकेज एक जनरल मनुवादी जातियों को, जो ब्राह्मण बढ़िया को जो मिलेगा पैकेज, वो SC ST के व्यक्ति को कभी भी पैकेज नहीं मिलता है। उसको वही 40,000 50,000 की सैलरी की नौकरी मिलेगी और उनको मिलेगा 20 लाख 25 लाख 50 लाख का पैकेज मिलता है। तो इस बात को समझना पड़ेगा, इसके पीछे निजीकरण है। कारण कि उन्होंने निजीकरण के माध्यम से जो सारे देश के इंस्टीट्यूट्स है उस पर उन्होंने कब्जा पा लिया है और उस कब्जा करके उन्होंने सरकारी संस्थाओं में को भी उन्होंने निजी करवाने का ये काम किया है। जैसे आज की तारीख में रेलवे है, देश के अंदर सबसे ज्यादा जो रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूट है, सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है, अब उसको भी उन्होंने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखा है। इसके साथ में BSNL को पूरी तरह से बर्बाद किया, जहाँ पे बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर रोजगार मिलते थे, रेलवे में बड़ी तादाद में, एयरपोर्ट थे, सारे बंदरगाह थे, ये जो BPCL है, ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है उस पर सारा ब्राह्मणवादियों का कब्जा हो चुका है और वो लोग जाति देख करके वहां पे रोजगार देते हैं, नियुक्तियां देते हैं और यही कारण है कि हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये जातिवाद है बहुत ही जबरदस्त तरीके से घर
कर चुका है, लेकिन हमारे लोगों को पता ही नहीं है। अब ये सब जाति की वजह से हमारे लोगों को अवसर में जो कटौतियां हुई है या जो अवसर उनको मिल नहीं पा रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। जब तक हमारा मूल निवासी बहुजन समाज दोस्त और दुश्मन की पहचान करके हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के संगठनों को मजबूत नहीं करेगा, और वो भी मूल निवासी बहुजन समाज के संगठन कौन से हैं? गली खांचों के नहीं, राष्ट्रीय लेवल का संगठन आज एक ही है, वो है मामसेव संगठन। और मामसेव संगठन SC ST OBC माइनॉरिटीज का संगठन है। वो सरकारी कर्मचारियों का संगठन होने के बावजूद भी वो सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं करता, वो समाज के वंचित तबके के लिए वो काम करता है। और आज की तारीख में जो विपक्ष की भूमिका के अंदर देश के अंदर सबसे बड़ा कोई संगठन है तो वो मामसेव है। आपने देखा होगा वर्तमान के अंदर अभी संसद के अंदर जो MLA जो मतलब MPs थे, उन्होंने जो शपथ ली है, तो शपथ उन्होंने संविधान की प्रति हाथ में ली और जय भीम के नारे और हमारे महापुरुषों के नारे लगाए। तो इसके पीछे मामसेव ही है, कोई दूसरा नहीं है। और उनको मजबूर होना पड़ा है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। ये हमारी जागृति का परिणाम है। लेकिन अभी तक तो वो संविधान की प्रति हाथ में लेना सीखे, संविधान की प्रति हाथ में ली है। संविधान, इसका मतलब यह मत समझिएगा कि उन्होंने संविधान की प्रति हाथ में ले ली और जय भीम का नारा लगा लिया तो उससे हो गया कल्याण। इससे कुछ नहीं होने वाला है। संविधान आज की तारीख में देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? 77 हो गए करीबन, और संविधान लागू हुए 74 इयर्स हो गए। आज 74 इयर्स में 6% से भी कम संविधान लागू हो पाया है। इसका मुख्य कारण क्या है? आपको पता है कि ये पूरा संविधान लागू हो जाता है तो देश के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सुरक्षा, ये तो स्वतः ही मिलने की गारंटी है। लेकिन ये संविधान ही लागू नहीं हुआ है अभी तक, तो आपको ये सारी सुविधाएं कैसे मिलेगी? खाली संविधान हाथ में लेकर के जय भीम ने जय संविधान कहने से कोई व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। उस व्यवस्था को बदलने के लिए संविधान को लागू करवाना पड़ेगा। इस संविधान को लागू करवाने के लिए वहां पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा उस ब्राह्मणी व्यवस्था के अंदर। लेकिन संघर्ष करेंगे कैसे? हम लोग कहीं न कहीं वहां संसद के अंदर जो जितनी भी ब्राह्मणी पार्टियों के जो है MLA MP, वो है तो कहने में तो हमारे SC ST OBC से जाते हैं, माइनॉरिटी से जाते हैं, लेकिन है गुलाम किसके हैं? गुलाम तो उन्हीं ब्राह्मण लोगों के हैं। तो वो जैसा वो अपना व्हिप जारी करते हैं, एजेंडा जारी करते हैं, उसके अनुरूप ही तो वो बात करेंगे। वो आपके रोजगार के बारे में कैसे बात करेंगे? आपके हेल्थ के बारे में, आपकी सुरक्षा के बारे में, आपके रोजगार के बारे में कभी भी बात नहीं करने वाले। इसलिए हम लोगों को बाहर रह करके अंदर जो बैठे हुए हैं, ये जो जितने भी राजनीतिक पार्टियों के हमारे समाज के दलाल, उन पर प्रेशर बनाना पड़ेगा कि तुम लोग समाज की दलाली करना छोड़ो और समाज के हक और हकूक की बात करो। ये बात जब तक हम लोग संगठित होकर के ये वहां तक दिल्ली तक बात नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमारे समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। तब तक तो ये आपके पेपर लीक होते रहेंगे 40-50 लाख में, ये मतलब कि पर्चे बाहर बिकते रहेंगे। ये जितने भी जो भी यूनिवर्सिटीज है या जहाँ कहीं पे भी है, आपके HOD वगैरह है, वाइस VC वगैरह है, अपने हिसाब से सारा जो इतिहास की ऐसी कम तैसी करा करके हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित करते रहेंगे। ये उनका एक रणनीति का हिस्सा है। सबसे पहले तो व्यवस्था में आज देश की आजादी के 74 साल हो गए हैं, आज भी विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, इसमें हमारी भागीदारी कहाँ है? हमारी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, ये संविधान है जो लोकतंत्र की आत्मा है। और जब लोकतंत्र की आत्मा है संविधान, और संविधान को लागू ही नहीं किया जा रहा है, तो लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है?
सबसे बड़ी बात तो यही है। आज हम लोग समानता की बात करते हैं तो सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, शैक्षणिक समानता कैसे हो ही नहीं सकती जब तक संविधान लागू नहीं होगा और हमारे लोगों में कहीं कोई भी जो आर्थिक रूप से संपन्न होने का कहीं कोई दूर दूर तक मेरे को तो कोई नजर नहीं आ रहा, जब तक कि हम लोग आंदोलित होकर के, जब तक ये हमारे जितने भी जो मनुवादी विचारधाराओं की पार्टियों के अंदर बैठे उन पर दबाव नहीं बनाएंगे, और वो दबाव एक राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा संगठन है मामसेब, और मामसेब के उसके ऑफशूट विंग, और उसी के माध्यम से दबाव बनाया जा सकता है। क्योंकि हमारी वर्तमान में जो समस्या है राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर का संगठन भी चाहिए, और वो एकमात्र बहुजनों का सच्चा और शुद्ध जो संगठन है वो है मात्र मामसेब और मामसेब के ऑफशूट विंग। तो साथियों, आज की तारीख में ऐसी स्थिति है कि 10% अमीरों के पास में 74% संपत्ति है, और मात्र 4% जीएसटी देते हैं, और 50% जो निचले तबके के जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के लोग हैं उनके पास मात्र 3% संपत्ति है, और 66% जीएसटी दे रहा है। तो ये बात समझने की जरूरत है। तो ये खाली कहते हैं, जो भी कहते हैं कि साहब ये एससी, एसटी, ओबीसी क्या कर रहा है, और ये मतलब आप कई बार मैंने देखा है लोगों को कि आप लोग टैक्स भी देते हो ना, इनको मुफ्त का चाहिए ना, वो मैंने कहा मुफ्त का नहीं भैया, आपसे ज्यादा मतलब जीएसटी एससी, एसटी, ओबीसी दे रहा है आज की तारीख में। और ये सारी चीजें हैं, तुम लोग है ना लोगों को गुमराह करते हो, चूंकि उन लोगों के पास में आंकड़े नहीं है, डेटा नहीं है, उसके लिए डाटा के अभाव में वो लोग गुमराह हो जाते हैं। तो जब तक हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, लोकतंत्र के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया पर जब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक हम लोग समाज को न्याय नहीं दे पा रहे। तो इसके लिए हम लोगों को इसके लिए आंदोलन की जरूरत है, और आंदोलन बहुत ही तेजी से हम लोगों को करना पड़ेगा। और जो भी ये जो वर्तमान के अंदर जो शिक्षा पद्धति है उसके अंदर भी ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है, तार्किकता की जरूरत है। इसमें तो मतलब कठोर कल्पित जो भी है कहानियां और ये फालतू की बातें हैं, वो अभी भी कहानियां और किंवदंतियां सुना करके हमारे लोगों को गुमराह किया जाता है। उससे कोई हमारे देश का भला नहीं होने वाला। भला तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करने वाली कोई भी ऐसी एजुकेशन हो, तार्किकता वाली कोई शिक्षा हो, जिससे कि उनका मस्तिष्क है वो डेवलप हो सके, ऐसी शिक्षा होगी तब ही हमारे लोगों का भला हो सकेगा। तो साथियों, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में निजीकरण, और ये जो बेरोजगारी वाली समस्या है, तो ये निजीकरण की वजह से ही बेरोजगारी वाली समस्या है। और हम लोगों को डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, और डरने का मुख्य कारण ही है कि हमारे लोगों के पास में शिक्षा नहीं है, और शिक्षा से अज्ञानता पैदा होती है, अज्ञानता से अंधभक्ति, अज्ञानता से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, और अंधभक्ति से मानव का विवेक शून्य हो जाता है। तो इस बात का हम लोगों को पूरा ध्यान रखना है। ये हम लोगों को बिना किसी भय के समाज के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। किसी से कोई भी डर और भय जैसी कोई बात नहीं है। हमारे तोलाराम जी, संजय जी नारोलिया साहब, हमारे बहुत ही पुराने लीडर बैठे हुए हैं, गोबाराम जी, रमेशा साहब खुद करके काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। फिर है सुरेश जी खुल करके बोलते हैं, डिस्कस भी करते हैं, किसी का कोई किसी ने आज दिन तक कुछ नहीं बिगड़ा। फिर डर किस बात का? तो ये डर से मुक्त होना पड़ेगा, और जब तक डर से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो भी हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा ना, ये शुद्ध देसी घी है, ठीक है, ये कोई जहर नहीं है। ये मूर्खों को तो समझ में नहीं आता और कुत्तों को हजम नहीं होता है, ये बात समझने की जरूरत है। तो ये जब तक हम लोग खुल करके बात नहीं करेंगे और गलत को गलत और सही को सही कहने की हमारी जो है क्षमता विकसित नहीं होगी, तब तक ऐसी ये शिक्षा हमारे लिए कोई काम की नहीं है। फालतू में इसको है ना गले में टांग करके घूमते रहो, आपकी बोलने की तरह कोई अगला आदमी आपको गलत बात बता रहा है और उसका आप विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं,
और आप कह रहे हो कि मैं शिक्षित हूँ, कैसे शिक्षित है? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे पहले तो मैं हमारा जो समाज का जो है बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्हीं से आग्रह करता रहूँगा और बार बार करता रहा हूँ और हमेशा हर मंच से करता हूँ कि उन लोगों को आगे आकर के ये जो भी हमारा जो गाँवों में वगैरह जो किसान मजदूर वर्ग है उनको थोड़ा जागरूक करने की ज़रूरत है और उन बच्चों को भी थोड़ा उनका हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। और जब तक हम लोग उनका हौसला अफजाई नहीं करेंगे तब तक कोई ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए हम लोगों को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और साथ ही एक बहुत बड़ी बात है, आपको पता है EWS के नाम पर जो ये एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इस घोटाले को बहुत कम लोग ही जो हमने यहाँ शायद मेरे को लग रहा है गोमर राम जी और सुरेश जी, ये मोतीलाल जी वगैरह, ये अरविंद जी यही समझ पाते हैं, बाकी मेरे को बहुत कम लोगों को शायद ये बात समझ में आई होगी। EWS ऑलरेडी पहले से 50% तो खाए रहे थे और 10% EWS का घोटाला ऐसे करके उन्होंने तो ले लिया 60% और हमारे जो 90% लोग थे उनको समेट लिया 40% में। क्या 10% लोग तो खा रहे हैं 90 रोटी, कितने खा रहे हैं 90 रोटी और 90 लोगों को 40 रोटी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा खेल है, इस सब खेल को आपको समझने की जरूरत है। और ये जो वर्तमान में आपके रोस्टर लागू नहीं होने की वजह से आज समय समय पर आपकी सीटों की मतलब चोरी हो रही है, यूपीएससी में या अन्य कोई भी जो भी वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसीज के अंदर क्या किया जा रहा है, उस वैकेंसीज में जो एससी का, ओबीसी का, एसटी का जो भी व्यक्ति होता है उसको क्या करते हैं कि जो भी जनरल कैटेगरी को उसको मतलब वो फाइट कर रहा है, उसकी भी स्थिति यही मतलब बनी हुई है आज की तारीख में कि उसको भी एससी, एसटी और ओबीसी के कोटे के अंदर डाल दिया जाता है। तो उससे हमारे सीटों की भी बहुत जबरदस्त तरीके से चोरी हो रही है। अभी आपने देखा होगा नया अभी उन्होंने ये कहता है कि 50% हम महिलाओं के लिए आरक्षण लाएंगे। अब वो 50% महिलाओं के लिए आरक्षण लाएंगे, ये हम भी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो 50% महिला है कौन? उसमें कहाँ है ओबीसी की महिलाएं? कहाँ है 50% में? उनका कोटा कहाँ है? एसटी की कहाँ है? एससी की कहाँ है? आप उनका कोटा तो तय कीजिए, उसके बाद में हम लोग आपकी 50% जो महिला आरक्षण का भी समर्थन करने के लिए तैयार है। ये भी सारी जो मतलब इनडायरेक्ट रूप से हमारे साथ में जो भी जास्तियां हो रही है उनको सबको समझने की जरूरत है। और ये बातें बहुत कम लोगों को समझ में आती है, बहुत ही बारीकी से हमारे साथ में जो उत्पीड़न किया जाता है, हमारे बच्चों को वंचित किया जाता है, ये सारी चीजें हर एक को समझ में ही नहीं आ पा रही है ये। और इसके अलावा जो EWS है ना, EWS के नाम से एक तो ये हो ही गया 10%, और ये दूसरी तरफ आपने देखा होगा EWS में 8 लाख वाला जो है व्यक्ति, जो 6,600 रुपए महीना कमाने वाला गरीब है, मतलब 6,000 क्या 67,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति तो हो गया गरीब। और हमारा 2.5 लाख रुपए SC ST OBC का व्यक्ति 2.5 लाख रुपए कमाता है, वो बहुत पैसों वाला साहब, इसको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। आपको पता है ना, इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। तो कहां से लीकेज है, इन लीकेज को पकड़ना बहुत ही खतरनाक। सबसे पहले मैंने इस मुद्दे को, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में, तो कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, ये सब कुछ है। हमने तोलाराम जी भी मौजूद है यहाँ पे, सुरेश जी नागिया साहब भी मौजूद है, हम लोगों ने गोविंद राम मेघवाल को भी घेरा था, हमने यहाँ का जो है लोक लाडला विधायक सेन लोढ़ा को भी हमने ज्ञापन दिए क्या। और इसके अलावा अन्य बहुत सारे जो ज्ञापन हमने कलेक्टर के माध्यम से दिए। क्या आज दिन तक अशोक गहलोत ने, जो हमारा कहते हैं ना कि राजस्थान का गांधी, उस राजस्थान के गांधी ने फिर जब यहाँ पे सरकार थी उसने कोई विचार तो नहीं किया उसको। तो ये सारा जो कांग्रेस ने बीजेपी का जो खेल है बड़ा जबरदस्त है, इतना बारीक खेल है कि उसको समझना हर एक के बस की बात नहीं है। गोमा राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ये शायद बहुत ही पहले उन्होंने बहुत तगड़ा मंथन हमने भी इन्हीं से सीखा है। जो कुछ भी आज मंच पे बोल रहे हैं ना, इन्हीं की आइडियोलॉजी के माध्यम से हम सीख पाए हैं और बोल पाए हैं और बारीकियों को पकड़ना सीखा है। इससे पहले तो हमें समझ ही नहीं आता था कि आइडियोलॉजी होती क्या चीज है। हम भी ऐसे ही थे, कोई ओबीसी की बात करता था हमें छेड़ चढ़ती थी, अरे यार ये ओबीसी की बात क्यों कर रहे हो, सबसे ज्यादा छुआछूत तो यही करते हैं क्या।
और आज की तारीख में जब हमें समझ में आया तो ठीक है, आप हम यहाँ पे हैं और बोल भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं जितना हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं सब। और आज की तारीख में जो भारत की जो इंस्टीट्यूट्स है, जितनी भी भारत सरकार की, उसमें 90 आईएएस है, उसमें SC ST OBC का एक भी नहीं। वही लोग पॉलिसी मेकर वो है, ओपिनियन पॉलिसी मेकर वो बने हुए हैं, तो पॉलिसियां वो बनाते हैं, वो OBC SC ST के लिए तो कतई नहीं बनाएंगे। तो जब वो जो पॉलिसी वहां ऊपर से वो पूरी भारत सरकार को चला रहे हैं, 90 वो ब्राह्मण बनिए, वो हमारे लिए तो कई के लिए सोचेंगे, तो वहां पे पूरी पॉलिसी बनाने वाला वहां पे नहीं है, डिसीजन मेकर जो है या पे पूरा वो हमारा नहीं है, उसके अलावा ओपिनियन मेकर हमारा नहीं है। तो साहब सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को कॉलेजियम के माध्यम से तो जजों की नियुक्ति, लेटरल एंट्री से अभी वर्तमान में IAS नियुक्त कर रहे हैं, EVM से सरकारें बना रहे हैं क्या, और हमारे बच्चों को कह रहे हैं कि तुम संविदा की नौकरी करो 5,000 10,000 की, या फिर अग्निवीर बन जाओ। तो ये बहुत बड़ा खेला हो रहा है। जब एक 17 साल का बच्चा अग्निवीर बनेगा तो वो 21 साल में जब तक उसकी दाढ़ी नहीं आएगी, उससे पहले तो वापस रिटायर्ड होकर के घर में भी आ जाएगा। फिर ये उसकी तो अभी शादी नहीं हुई है, उससे पहले वो रिटायर्ड के साथ का बच्चा क्या कर रहा है आपका, कोई सगाई रिश्ते के लिए भी आएगा तो सबसे पहले क्या पूछते हैं आपको पता है, वही पूछते हैं बच्चा क्या करता है। साहब का बच्चा तो रिटायर्ड होकर के आ गया, तो अभी तक तो दाढ़ी तो नहीं आई, तो साहब रिटायर्ड हो गया, आर्मी में गया था तो अग्निवीर पड़ा और आ गया घर पे। तो ये योजना ये हमारे लिए बनाई गई है, तो ये बहुत ही आपको बारीकी से समझने की जरूरत है कॉलेज। और जब भी हमारे कभी हक और हकूक की बात करते हैं, हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाते हैं, तो वहां पे हमारे संविधान की गलत व्याख्या की जाती है, और गलत व्याख्या करके SC ST OBC के खिलाफ में जो फैसले आते हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर हमारे जज नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है। तो कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व नहीं है, न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व नहीं है, हर जगह पे। तो अभी काफी समय हो गया है और हमारे वक्ता बैठे हैं, अध्यक्ष जी बैठे हैं, और मैं हमारे जो बाहर से पधारे हुए मुख्य वक्ता तो अभी आएंगे गोमाराम जी, और उनको हम लोग सुनना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि अभी मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, और इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, थैंक यू। जय मुंडुनासी।